बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कहते हैं कि पुलिसिंग इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर मैं पंजाब की भी इवन बात करूं तो जो आपके फंड्स हैं, जो पुलिस फंड्स हैं, उनका जो रुख होता है, उनका जो फ्लो होता है वो ऑपरेशन विंग की तरफ होता है। लोग भी शायद ये समझते हैं और शायद पुलिस अफसरान भी ये समझते हैं कि सब कुछ जो है वो ऑपरेशन विंग है, लेकिन दुनिया भर के अंदर पुलिसिंग की जब बात आती है तो वो इन्वेस्टिगेशन की ही बात की जाती है। आज हम मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद साहब के पास, और इनसे आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो किस तरह मुआशरे के अंदर क्राइम की बेख करने के लिए अपना एक रोल अदा कर रही है और ये क्यों ज़रूरी है कि इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। जनाब नवीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम दिया। सबसे पहले मैं आऊँगा ये पुलिसिंग के ऊपर, ये क्यों है कि जहाँ भी आप चले जाएँ और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर आपकी जो फंडिंग का पूरा फोकस है या जो फ्लो जा रहा होता है वो ऑपरेशन की तरफ होता है। हमारे यहाँ पुलिसिंग ये समझी जाती है शायद कि नाकों पर जितनी पुलिस नज़र आए तो उससे क्राइम कंट्रोल होता है। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया ताकि मैं एज SSP इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की आवाम को ये बता सकूं कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और किस तरीके से हम जो अपनी आवाम है उसको सर्व कर रहे हैं। आपने बहुत ही एक वैलिड पॉइंट जो वो रेज़ किया कि जो बेसिकली हमारा बजट है पुलिस का, वो ऑपरेशंस की तरफ ज़्यादा उसका फोकस होता है और उसका लेसर पार्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ आता है। अगर हम इसमें देखें तो पुलिसिंग बेसिकली 4 चीज़ों का नाम है जो हम कहीं पर भी करते हैं, पूरी दुनिया में भी अगर कहीं पुलिसिंग होती है तो 4 चीज़ें उसमें मेजर हैं। उसमें एक तो है सिक्योरिटी, ठीक है, दूसरी ट्रैफिक है, ऑपरेशन है एंड लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें इन्वेस्टिगेशन फिर आ जाती है। ठीक है। अब मैंने एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने अपने इसमें जो टेन्योर में देखा वो ये है कि जहाँ पर भी आपकी सिंगल कमांड होती है उसमें आप इन 4 में डिवाइड करके और उस पर अपना काम शुरू करते हैं। यस, इंटेलिजेंस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हमारी स्पेशल ब्रांच तो साथ ही साथ सर्व कर ही रही है, लेकिन सिक्योरिटी ब्रांच भी हमें इनपुट अपनी देती रहती है और उसके लिए हमारे सीक्रेट फंड जो होता है वो हम अपनी उन सोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड। अब ऑपरेशन पे क्यों ज़्यादा फंड जाता है? अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 100 अगर कंप्लेंट्स ऑपरेशंस के पास आती हैं, 75 ऐसी होती हैं जो वहीं पर रिजॉल्व हो जाती हैं और 25% ऐसी हैं जिन पर FIR रजिस्टर होती है और वो फिर हमारे पास आती है। यस, यकीनन हमें भी लिमिटेड बजट मिलता है, बट लिविंग इन दिस एनवायरनमेंट लाहौर पुलिस, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर हब ऑफ पुलिसिंग पाकिस्तान में कोई है तो वो लाहौर उसका हब है और यहाँ से सारी चीज़ें जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं हमसे बाकी जो पुलिस है वो देखती है, सीखती है और वही लेजिस्लेशन बाद में होती है पार्लियामेंट में और वो चीज़ें इनेक्ट हो जाती हैं। अब यकीनन हमें इस फंड में कमी है, हमने रिक्वेस्ट भी की है गवर्नमेंट से कि हमें मज़ीद बजट दे। कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ आवर गवर्नमेंट, वो हमें अपना मेजर चंक देते हैं ताकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अच्छा SSP साहब, ये बताइएगा कि एक कोई भी केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए डेफिनेटली फंड्स तो मिलते होंगे। एक रफली बात करूं कि अगर 302 का केस है, मर्डर केस है या डकैती केस है, तो उस पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसको कितना अमाउंट मिलती है? मैं इसमें अगर आपको ब्रीफ करूं, 4 साल पहले जब मैं लाहौर में था, मैंने SP इन्वेस्टिगेशन के तौर पे यहाँ सर्व किया, तो मर्डर की केस के लिए हम 25,000 रुपीज़ देते थे एक IO को कि वो जब अपना चालान कंप्लीट करवा के वो सबमिट करवा देता था कॉम्पिटेंट कोर्ट में, उसके बाद वो अपने बिल सबमिट करवाता था। इसमें जो हमारी करंट लीडरशिप है, IG साहब पंजाब हैं, CCPO साहब लाहौर हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन विंग है, एडिशनल IG साहब इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दी कि आपके पास जो इम्प्रेस्ड मनी का फंड है वो आप अपना इंश्योर करें कि वो थानों में अवेलेबल हो। थाने में वो मुहर्रर के पास अवेलेबल होगा। कोई भी हीनियस किस्म का ऑफेंस होगा तो वो इम्प्रेस्ड मनी में से वो बजट जो है उसकी 50% वो IO को दे देंगे ताकि हमारे कंप्लेनेंट को उसमें जो शिकायत होती हैं, रिजर्वेशन होती हैं, वो हमें ना फेस करनी पड़े, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो अमाउंट इन्हांस कर दिया। पहले जो 25,000 मर्डर के केस का था वो 1 लाख पे, और बजट सफिशेंट क्वांटिटी में तमाम DDOs को मिलता है ताकि वो अपने उन IOs को जिन्होंने मेरिट पे तफ्तीश की है, जिन्होंने कंप्लेनेंट को सेटिस्फाई करवाया है, जिन्होंने चालान सबमिट करवाए हैं, उनको ये क्वार्टरली बेसिस पर हम अपने उनके बिल्स बनाते हैं और वेंडर अकाउंट में वो चेक उनके इशू होते हैं और उनको रिसीव करवाए जाते हैं। अच्छा, अगर मर्डर अभी हुआ है और उसके ऊपर केस की इन्वेस्टिगेशन, तो क्या उसको फंड जो है वो बाद में मिलेंगे 3-4 माह के बाद?
जी बिल्कुल, उसमें इंटरेस्ट मनी से उसको एडवांस मनी ज़रूर मिल जाएगी, बट जो फाइनल बिल है उसका जो 1 लाख रुपए का है वो उसको तब मिलेगा जब वो उसके बिल्स अपने बना के और केस का चालान जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करवा के थ्रू अपने कंसर्न ऑफिसर हमारे पास सबमिट करवाएगा और देन वो अप्रूव करके हम उसको। अच्छा, बहुत सारे और केसेस होते हैं चूंकि हम पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट्स भी आ रही होती हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके हम गोश गुजार वो रखें भी ताकि उस पर आंसर भी कहा जाए। वो ये होता है कि अगर कोई और वाकया हो गया है, मतलब किडनैपिंग हो गई है, कुछ हो गया है, तो विक्टिम को जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो कहेगा कि जनाब गाड़ी करवा के दें, मुझे बताएं कि मुझे फर्ज के दूसरे शहर में जाना ढूंढने के लिए। तो ये बर्डन भी आपका जो विक्टिम है वो बेयर करता है। ये कंप्लेन जो आपने मुझे की है, ऑलमोस्ट जितने भी मेरी कंप्लेनेंट से बात होती है, आईओ से बात होती है, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट के ही सरफेस होती है। अब इसमें है क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक किडनैपिंग का इंसिडेंट हुआ है और किडनैपी को वो मूव करवा के ले गए हैं किसी भी दीगर ज़िले में, फार फ्लंग ज़िले में या किसी अक्रॉस द बॉर्डर दूसरे प्रोविंस में ले गए। तो उसमें जो हमारे एग्रीव्ड पार्टी है, जो हमारा कंप्लेनेंट है, उसकी कंप्लेन ये होती है कि जी हमें आईओ कह रहा है कि आप इतने पैसे दें, आप या गाड़ी करें या फ्यूल करें, क्योंकि उसमें हमारी जो सरकारी गाड़ी है वो कहता है कि हम मूव नहीं कर सकते। इसमें हमने एक बहुत ही अच्छी अपनी एक मैकेनिज़्म रखी है, हम एक RFC मूव करते हैं, रिक्वेस्ट मूव करते हैं उस कंसर्न DPO को कि हमारी ये टीम आएगी, आपने इसको फैसिलिटेट करना है। अब जो हमारी टीम यहाँ से जाती है, हम उनकी यहाँ जो हमें पहले एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, अगेन उसमें एडवांस जो है मनी उनको दे देते हैं। सेकेंडली हमें गवर्नमेंट ने जो हमारी पे है उसके अंदर भी 20 डेज़ का DA हमें मिलता है। उसके अलावा अगर कोई उनका उस पर स्पेंडिंग्स आती हैं तो बिल बना के हमें देते हैं, जो कि हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन से उनके फुलफिल करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कितना स्टाफ लाहौर में काम कर रहा है? लाहौर में हमारी 5000 टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 2000 जो है हमारे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, यानी ASI एंड अबव। अच्छा, एक दौर में यहाँ पर जो फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कोई जारी बात है वैसे तो पंजाब पुलिस में अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो उनकी रेशो 2-3% से ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में एक दौर के अंदर मुझे याद है कि एक DIG साहब का कामरान आदिल साहब, उसके दौर में जो फीमेल्स हैं उनको बड़ा प्रमोट किया गया, उनको आगे लाया गया कि उनके थ्रू केसेस को जो है रिजॉल्व करवाया जाए। एक तो बताइएगा कि आपकी क्या फोकस होता है कि जब कोई केस इस तरह का आता है, मर्डर आ गया है, किडनैपिंग आ गई है, तो फीमेल की पोटेंशियल क्या एक तो मेल के बराबर ही होता है, उसी तरह वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनके ऊपर कितना आप समझते हैं कि उनको शेयर दिया जाता है उस इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, फीमेल्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर सोसाइटी एज वेल एज इन पुलिसिंग। अब इसमें जो आपने बात की कि कामरान आदिल साहब ने उन्हें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर पार्ट भी दिया और वो अपना रोल भी प्ले कर रही थी। करंटली भी मैं अगर आपको बताऊँ, हमारा एक स्पेसिफिक यूनिट बना हुआ है SSIOU। ये जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस बना उसके बाद ये हमारा यूनिट बन गया। इसमें जो हमारी विक्टिम होती है वो बेसिकली एक फ़ीमेल है। अब उस फीमेल से स्टेटमेंट लेना, उसका मेडिकल करवाना, इसमें हमें पहले ये प्रॉब्लम फेस होती थी कि जो मेल ऑफिसर उसके साथ अटैच किया जाता था तो वो उस तरीके से उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकता था हमारी विक्टिम को। तो हमने जितनी भी अपनी फीमेल स्टाफ है वो तरजीही बुनियादों पर इस यूनिट में रखी है। देन जो इन्वेस्टिगेशन करनी है हमने अक्यूज से, उसमें हमने मेल स्टाफ भी इनके साथ अटैच कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे लेकिन विक्टिम फैसिलिटेशन ये करेंगे। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उस डॉक्टर जो उनका मेडिकल कंडक्ट करती हैं वो भी फीमेल होती हैं, उनको पता होता है, वो इन्हें बता देती हैं और वो इन्वेस्टिगेशन में हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में फीमेल ऑफिसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि ऑपरेशन में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई ऐसा मॉब है जिसमें फीमेल्स आ जाती हैं तो वी आर ड्यूटी बाउंड कि हमारी फीमेल पुलिस ही उनके साथ इंटरेक्ट करे। एंड थर्डली, जो हम रेड्स कंडक्ट करते हैं उसमें लाजमी है कि हमने एक फ़ीमेल ऑफिसर को साथ लेके जाना है, क्योंकि जब घर में एंट्री करनी है वारंट्स के बाद तो वहाँ पर क्योंकि फ़ीमेल भी होती हैं फैमिली मेम्बर्स, तो उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमारी फ़ीमेल ऑफिसर या फीमेल स्टाफ को साथ होना ज़रूरी है। अच्छा, आजकल दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी एक ट्रेंड आया है, एक पॉजिटिव ट्रेंड है कि आप साइंटिफिक जो गैजेट्स हैं या जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो मुझे ज़ैनब केस का याद है कि उस वक्त एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से मैंने उनसे बात की कि पहले जो आपने मुलजिम पकड़े थे तो वो निकल गए, पता ही नहीं चला, बाद में फिर जब आपने DNA टेस्टिंग के थ्रू किया तो पता चल गया, तो ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? तो उन्होंने बताया कि जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो DNA के सैम्पलिंग ही बहुत महंगी पड़ती है जी। तो जाहिर बात है कि इतने लोगों के करने थे और उस पर कोई उन्होंने बताया 9-10 करोड़ रुपए का, मुझे याद, अब अगर थोड़ा सा मुझे याद, गालिबन इतने पैसे लग गए। तो
अब आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं केसेस की, हालांकि उसके अंदर आप देखें डीएनए है, जियोफेंसिंग है, बहुत सारा कुछ और चीज़ें हैं, तो कितना इस वक्त आप साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उसको यूटिलाइज करें अपनी इन्वेस्टिगेशन में? ये बहुत ही अच्छा एक आपने क्वेश्चन मुझसे किया। इसमें मैं अगर आपको बताऊं कि इस वक्त जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं वो हम साइंटिफिक लाइंस पर ही चलकर उनको ट्रेस करते हैं, विक्टिम के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करते हैं, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करते हैं और उसी की बेस पर कन्विक्शन होती है। अब ये जो आपने स्पेसिफिक केस जिसकी बात की, जैनब वाले केस की, ये अगर मैं कहूँ कि एक ट्रेंड सेटर था हमारी पुलिसिंग में, या इवन अगर पंजाब के आप मेजर केसेस देखें तो उसमें भी, क्योंकि इस केस में अक्यूज्ड का मिलना, उसको सज़ा होना, जैनब अलर्ट का बनना, इसकी वजह से एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है हमारी आवाम में वो गई है। और आज भी अगर कोई बच्चा गुम होता है या कोई बच्ची गुम होती है तो हमें ये बड़ी क्लियर डायरेक्शन है फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारे आईजी ऑफिस से कि उस बच्चे की स्नैप आपने लेकर फ़ौरन जैनब अलर्ट पे अपलोड कर देनी है और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फ़ौरन मिल भी जाते हैं। अब आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आऊँगा मैं आपके, कि आपने कहा कि डिजिटाइजेशन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ट्रेसिंग आर केसेस, तो इस पे मल्टीपल एप्लीकेशंस हमने बनाई हुई, हमने मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं और ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमारी लर्निंग होती गई, उसके साथ साथ हम पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से और हमारी जो आईटी ब्रांच है जो एहसन यूनुस साहब के अंडर काम कर रही है सीपीओ में, उनसे कोऑर्डिनेट कर कर हम एप्लीकेशंस बनाते जा रहे हैं और उनको हम यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में। देखें क्रिमिनल है ना, उसने भी रिसर्च करनी है, उसकी कोशिश है कि वो पुलिसिंग से आगे जाए कि किस तरीके से पुलिस मुझे पकड़ रही है। हमने उस क्रिमिनल से आगे जाना है, हमने उसको पकड़ना है अपनी डिजिटाइजेशन को यूज़ करके। मैं सिर्फ एक छोटे सॉफ्टवेयर की आपको बात बताऊँगा। ई गैजेट का एक सॉफ्टवेयर है। ई गैजेट है क्या? ई गैजेट ये सॉफ्टवेयर है कि मोबाइल किसी का गुम होता है, चोरी होता है, तो वो हम ई गैजेट के थ्रू उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। पिछले 1 महीने में हमने ई गैजेट के थ्रू 2000 मोबाइल्स रिकवर किए। अच्छा। इसमें 200 मोबाइल्स ऐसे हैं जिनमें एफआईआर भी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसने रपट गुमशुदगी दर्ज की है हमारे थाने के स्टाफ ने, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं था हमारा कंप्लेनेंट। और बहुत सारे मोबाइल्स ऐसे हैं जो कि गुम हो जाते हैं, हमें मोबाइल शॉप से मिलते हैं। ई गैजेट हर मोबाइल शॉप पे रजिस्टर्ड है। वो जब भी आएगा मोबाइल कोई सेल परचेज़ करने तो वो उसको ईमी नंबर को उस पर चेक करेंगे कि आया स्टोलन है या कोई क्लियर मोबाइल है। अगर वो स्टोलन है तो फ़ौरन वो थाने में मोबाइल दे देंगे और वहाँ से होता वो हमारे पास आ जाएगा। और वो कहीं से भी चोरी हुआ है, चाहे वो कराची से हुआ है, चाहे वो गिलगित से हुआ है, चाहे पेशावर से हुआ है या कोयटा से हुआ है, हमें जब पता चलेगा कि फ़लाँ फ़लाँ ओनर है, हम उसकी तस्दीक करेंगे, उनको कैश ऑन डिलीवरी भेजेंगे। अदरवाइज़ अगर वो लाहौर का रेजिडेंट है तो हम उसको यहाँ बुलाएंगे और यहाँ उनके हैंड ओवर करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। साइंटिफिक चीज़ें भी मौजूद हैं कोर्ट में जब चलान पेश होते हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जो वो रिपोर्ट पेश करता है या चलान पेश करता है तो एक खाना होता है, उस खाने में वो गालबन इस तरह लिखता है कि जी मैं इस इन्वेस्टिगेशन से जो वो करता है तो मुझे यानी इसको मुल्जिम समझता हूँ या इसे मुल्जिम नहीं समझता। वो ये क्यों नहीं लिखता कि जब मैंने डीएनए की टेस्टिंग की या मैंने ये जियोफेंसिंग जब की या कोई और साइंटिफिक, तो इसके नतीजे में ये बंदा गिल्टी है। वो खुद वो अपनी एक वो कहते हैं ना कि अपनी फ्री विल के ऊपर वो बताता है कि जनाब मैं मुतमईन हूँ तो ठीक है। यानी कोर्ट में ये सब चलता है, जबकि इस वक्त दुनिया के अंदर साइंटिफिक आपके पास एविडेंसेस मौजूद होती हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने जैनब केस की, वहाँ ये क्यों नहीं लिखा जाता कि जनाब अगर इसका डीएनए टेस्टिंग किया गया तो रेप केस है तो डीएनए जो टेस्टिंग है वो आई है तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये मुल्जिम है। देखें ये जो आपने बात की ना कि एविडेंस की बेस पर जो हमारा आईओ फाइंडिंग देता है वो उसकी वर्डिंग ये होती है, ठीक है। वो ये क्यों नहीं लिखता कि ये गुनहगार है या बेगुनाह है, ठीक है। ये अथॉरिटी है कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ की, उन्होंने उसको डिक्लेयर करना है कि आया ये गुनहगार है या बेगुनाह है। हमारा काम ये है कि मुल्जिम है या मुजरिम है। अभी तक सिर्फ इल्ज़ाम लगा हुआ है इस पर या जुर्म भी इस पर साबित हो रहा है। अगर जुर्म इस पर पूरा जो एविडेंस की बेस पे आ रहा है तो हमारा आईओ 1, 2, 3, 4, 5 करके वो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जज साहब बैठे हैं उनके सामने रखेगा, वो दोनों पार्टीज को सुनेंगे एंड देन वो डिसाइड करेंगे कि आया वो गिल्टी है या इनोसेंट। नहीं, मैं इसको दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, शायद मेरा ख्याल है कुड नॉट पुट ऑन यानी पुट ओवर यू। क्वेश्चन ये है कि जो वो लिखता है तो वो ये कहता है कि जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उसके नतीजे में जो भी उसके बारे में समझता है वो कोर्ट को बताता है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये क्यों नहीं लिखता
कि जो डीएनए की रिपोर्ट है या जियो फेंसिंग की जो रिपोर्ट है या कोई और साइंटिफिक जो उसने कि इसकी बुनियाद पे इस तरफ निशानदेही होती है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट है, फैसला तो कोर्ट नहीं करना जी। वो जो खुद से लिखता है अपना के माफी ज़मीर बयान करता है, वो साइंटिफिक का उसका रेफरेंस क्यों नहीं देता उधर? नहीं, वो बिल्कुल जिन केसेस में उसने साइंटिफिक एविडेंस लिया होता है वो उसको भी बुनियाद बनाता है, ऑरल एविडेंस को भी बनाता है, 161 की स्टेटमेंट्स जो आती हैं गवाहों की उनको भी बनाता है, उन सब की बेस पे वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त एक और बड़ा केस है, मैं चाहता हूँ उसमें ज़रा बात ही कर लें, नरगिस केस। उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर या एक SHO है उसमें इन्वॉल्व है, और जाहिर बात है वो भी पाकिस्तान की एक बड़ी फनकार है। तो जब इस तरह का इवेंट आ जाता है या इंसिडेंट आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि जो अगर कंसर्न जो है बंदा जो इसमें इन्वॉल्व है, अगर वो पुलिस वाला है फिर वो पकड़ा नहीं जाता, और फिर बाद में कहीं सुलह हो जाती है या बेलें हो जाती हैं, ये सारा सिलसिला होता है। तो इस केस में क्या सिचुएशन है? देखिए, इस वक्त करंटली ये वाला केस काफ़ी हाईलाइटेड है, और इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम पुलिस वालों को अरेस्ट करके भी FIR देते हैं। अगर उनका हमें पता चल जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी कि ये गिल्टी हैं और इनके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए। इस स्पेसिफिक केस में क्योंकि FIR रजिस्टर हुई, इसमें भी हमें इसे अरेस्ट यकीनन करना चाहिए, और अगर ये बेल पे गया है और ये गिल्टी है तो इसका चालान होगा और ट्रायल होगा और इसको सज़ा होगी। आपकी जो बात है वो काफ़ी सारी ज़ाहिर है, लोग यही कहते हैं कि ये तो जी आपके पेटीबंद भाई हैं। मैं खुल के बात करूँगा, आपका कहने का मकसद ये है कि पेटीबंद भाई हैं तो आप क्यों इनको सपोर्ट करते हैं? तो हम इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। बड़ा क्लियर है हम इस चीज़ में कि नो वन इज़ अबव द लॉ, चाहे वो किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है। जहाँ कोई क्राइम करेगा, ऑफेंस करेगा, वो गिल्टी होगा, वो चालान होगा, और यकीनन ऐसा चालान होगा कि उसमें उसको कन्विक्शन भी होगी। सुलह जो है वो पुलिस का काम नहीं है, मैं पहले भी कई फोरम्स पे बात कर चुका हूँ। सुलह अगर कोई कंप्लेनेंट अक्यूज के साथ करता है तो वो अगेन कॉम्पिटेंट कोर्ट की अथॉरिटी है कि वो उसको एंटरटेन करती है या नहीं करती। इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर मैं आपको बताता जाऊँ कि काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंप्लेनेंट या तो बैकआउट करता है कि जी मेरी या तो ये मेरे मुल्ज़िमान नहीं है या मेरी सुलह हो गई है, और पुलिस इसमें लिख कर दे हमें और स्टाम्प पेपर ले ले। तो ये इस तरह से ये एक प्रैक्टिस जो है ये अब अगेंस्ट द लॉ है। पुलिस ज़रूर ये कोर्ट में बता सकती है कि इनकी सुलह हो गई, लेकिन कोर्ट जो है वही डिसाइड करेगा कि उसको एंटरटेन करना है या नहीं करना। अच्छा, लाहौर का एक और बड़ा केस, इसे पॉलिटिकल केस कह लें या कुछ भी कह लें, 9 मई के वाक़यात, उसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हुई थी और वो चलान भी गालबन वो है, तो वो किस स्टेज पे है केस? ये ऑलमोस्ट जितने भी केस हैं वो ज़्यादातर जो है वो चलान हो चुके हैं, और उसमें या तो अगर कोई इश्तिहारी हैं तो पुलिस उनके पीछे भी काम कर रही है। जो उसमें गिल्टी हुए हैं वो जेल में हैं, जो इनोसेंट हुए हैं उन्हें इनोसेंट कर दिया गया। उसके अंदर मेन लीडर जो हैं बानी PTI, अब उनकी पार्टी ये क्लेम करती है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। आपकी एविडेंसेस या जो आपने किया, यानी जो भी आपने कलेक्ट की एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन की, उसके नतीजे में क्या लगता है कितनी की एविडेंस उनके एक सॉलिड किस्म के खिलाफ हो जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं इनकी बेल जल्दी नहीं होगी? देखिए, बड़ा क्लियर एविडेंस जो है वो वीडियो फुटेजेस में भी अवेलेबल है, उनकी स्टेटमेंट्स में भी अवेलेबल है, उनका जो टेक्निकल डाटा हमने कलेक्ट किया है वो भी अवेलेबल है, और वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में जो है हम अपनी चालान और अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुके हैं। तो ये फिर उसके बाद अगेन वहीं से डिसाइड होगा कि उनको क्या कन्विक्शन होती है, एक्विटल होता है, ये वहीं से डिसाइड होना है, बट पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी। एक IO लगाते हुए आपके पेश नज़र क्या चीज़ें होती हैं? यस, एक IO लगाते हुए देखें, एक तो वो IO है जो बिल्कुल ही रिसेंटली प्रोमोट हुआ है और वो ASI बना है। हम उसका ये देखते हैं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो इस काबिल है कि वो एक मिसल लिख ले। ठीक है, जो केस फाइल लिखना है ये भी एक बहुत टेक्निकल काम है और एक बड़ी ही इसमें प्रोफेशनलिज्म चाहिए। हम उन्हें ट्रेनिंग करवाते हैं कि आपने ये जो मेजर ऑफेंसेस हैं उनकी आप इस तरह से केस फाइल लिखेंगे, माइनर ऑफेंसेस की इस तरह लिखेंगे, लोकल एंड स्पेशल लॉस के जो केसेस हैं वो इस तरह लिखेंगे। उनकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। कहाँ पे होती है ट्रेनिंग? ये हमारा चूंग सेंटर है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है। हमारा सिहाला सेंटर है, वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है। सरगोदा में है सेंटर, वहाँ पे भी होती है। पूरे पंजाब की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो इस तरह से जब वो ट्रेनिंग लेकर आते हैं देन हम उनको पहले स्टार्ट करवाते हैं ऐसे थानों में जहाँ पे वर्कलोड कम है, वहाँ से स्टार्ट कराते हैं। आहिस्ता आहिस्ता 1 साल 2 साल 3 साल उनके गुजरते हैं, फिर हम उनको बड़े थानों में लेकर आते हैं। फिर हम उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि कौन से IOs ऐसे हैं जिनको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाया जाए। फिर हम उनको वहाँ पे चांस देते हैं। इसमें काफ़ी सारे थ्रेश आउट होते जाते हैं
और कॉम्पिटेंट ऑफिसर ऊपर आते जाते हैं, जो इनकॉम्पिटेंट हैं वो हम फिर उनको साइड पे रख के दूसरी जगह पे पोस्टिंग देते जाते हैं। आपने कभी गौर किया कि आपने अगर इतनी ट्रेनिंग करवाई है और उन्होंने केस फाइल भी बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन अब इवन डकैती जो बस्ट होते हैं गैंग्स, और हम देखते हैं क्रिमिनल, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, तो अगर 5-6 माह के बाद उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो वो उनकी बेलें हो चुकी होती हैं और फिर वो मार्केट में होते हैं। देखें, इसमें भी मैं अगेन आपको एक बात बताऊंगा, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आईओस, उसकी कॉम्पिटेंसी, क्या कन्विक्शन उसने कितनी करवाई है, किस किस्म के केसेस में कन्विक्शन कराई है। ये जो आप बात कर रहे हैं, जो रॉबरीज डिक्वाइटीज करते हैं, ये तो इंतहाई सेंसिटिव नेचर के केसेस होते हैं। 392 है, 395 है, इसमें जो विटनेस है हमारा, जो कंप्लेनेंट है, उसका भी स्टैंड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी आईओ की अच्छी इन्वेस्टिगेशन करना है। ठीक। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, वो अपनी रिकवरी दे देते हैं, ठीक है, और वो जो हमारा कंप्लेनेंट है वो बैकआउट कर जाता है कि जी ये तो मेरे अक्यूज्ड हैं ही नहीं। बट पुलिस के रिकॉर्ड में, हमारा जो सीआरओ रिकॉर्ड है, उसमें सारी उस बंदे की पेन पिक्चर होती है जो अक्यूज्ड है हमारा, कि कितनी दफ़ा वो ये ऑफेंस कमिट कर चुका है। हम वो भी जब सबमिट करते हैं कोर्ट में और उसके स्पेसिफिक सेक्शंस ऐड करते हैं, तो कोर्ट हमारे साथ खड़े होते हैं और उनको वो एटलीस्ट जेल में रखते हैं एटलीस्ट 6 to 7 months। उसके बाद वो बेल आउट होते हैं और फिर वो कोई ऐसी वारदात करते हैं तो हम फौरी उनको अरेस्ट करते हैं। सेकेंडली, हमारे यहाँ लिस्ट्स हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स की, जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, जिसको चैप्टर 11 to 17 बाब 12-17 हम कहते हैं, वो लिस्टें हमने बनाई हुई हैं और वो हम प्रॉपर उनकी डोर नॉकिंग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं ताकि ऐसे लोग माशरे में फसाद ना पैदा करें, ऐसी वारदातें ना करें। अच्छा, आपकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अभी आपने बड़ी डिटेल से बताया कि ये सारा कुछ होता है। अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूँ, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला है जी कि आपने अगर कोई गैंग पकड़ा है तो उसमें हर बंदे के पीछे किसी के खिलाफ कोई 30 केसेस हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 20 हैं, एक हिस्ट्री शीटर है पूरा जी। अच्छा, वो जब आप पकड़ के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मैं ये सोच रहा था एज ए लेमैन अगर मैं बात करूँ तो यार ये इतने मुकदमात हैं, तो उसके बाद ये आज पकड़ा गया है, ये पहले मुकदमात का क्या बना? तो उसमें से अक्सर पता चलता है कि जी इसमें भी ये जेल जा चुका है, इसमें भी जा चुका है, इसमें भी जा चुका है। तो ये आपने कभी किया है कि ये नहीं होना चाहिए ऐसे? लेकिन जितने भी मुकदमात हैं उसमें यकीनन वो जेल गया होगा। जेल से या तो उसकी बेल हुई होगी या उसने अपनी कन्विक्शन गुजारी होगी और फिर वो बाहर आया होगा। जो 30-40 आप फिगर बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी फिगर है। यानी अलार्म जनरेट हो जाता है कि इतने मुकदमात वाला बंदा कैसे, हाउ इज मूविंग फ्रीली इन द सोसाइटी। चलिए हम इसे थोड़ा कम कर लेते हैं, मैं 5-6 मुकदमात पे ले आया। नहीं, 5-6 ज्यादा कम हो जाएंगे, मैं 15-20 पे जाता हूँ क्योंकि मैंने देखी 15-20 भी हमारे लिए अलार्मिंग फिगर है। इन केस अगर वो 392 में इन्वॉल्व है, 395 में इन्वॉल्व है। ठीक है। 395 इज बेसिकली डिक्वाइटी, ठीक है, जिसमें 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी घर में घुस जाएं, हाउस रॉबरी करें, कहीं किसी गाड़ी को लूट लें, किसी बस को लूट लें, ये होते हैं डिक्वाइट्स का गैंग। तो ये अगर आप 10 से 15 बात करें तो ही शुड नॉट बी मूविंग फ्रीली आउटसाइड अनटिल एंड अनलेस उसने अगर कोई श्योरिटी बॉन्ड ऐसा दिया है, कोई वो ये कहता है कि मैं अब क्राइम नहीं करूँगा, ठीक है ना। 392 भी सेम इसी तरीके का है। 392 में ये कि 5 से कम मेंबर, 4 या उससे कम 2, वो मिल के कहीं पर वारदात करें, किसी को लूटें। नाज़रीन, हमारी बातों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेते हैं ब्रेक और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नबी साहब, अभी हम बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। अच्छा, माजी के अंदर ख़ास तौर पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले से अगर मैं पिछला 1 डेकेड का भी अगर मैं रिकॉर्ड निकलाऊँ तो सबसे ज़्यादा जो पुलिस इनकाउंटर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के होते हैं। यानी इस अंदाज में होते हैं कि पुलिस लेके जो मुलजिम है उसको लेके जा रही थी किसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, तो उसके साथी आए और उसको उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, फायरिंग हुई और फायरिंग के तबादले के अंदर ना वो जो बंदा जा रहा था वो मारा गया और उसके कुछ लोग भाग गए या कुछ ज़ख्मी हो गए, एक आदि कोई बुलेट पुलिस वाले को भी लग गई या मामूली ज़ख्मी हो गए। एक ही स्टोरी, एक ही पैटर्न, एक ही स्टाइल, क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि माशरे के लिए नासूर होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट ना कोई गवाही देने के लिए आता है, ना कोई कंप्लेन रजिस्टर करवाने आता है। मैं तो इस वक्त एज अ पुलिस ऑफिसर यहाँ पर बैठा हूँ, आप मीडिया पर्सन के तौर पे यहाँ पर बैठे हैं। एज अ लेमैन अगर हम सोचें, किसी एक इलाके में एक रॉबरी हो जाए ना, उस इलाके के लोग तब तक सुकून से नहीं सो सकते जब तक वो बंदे पकड़े ना जाएं और कैफरे किरदार तक ना पहुँचाए जाएं। अभी कैफरे किरदार पे पहुँचाना क्या है? ये भी है कि या तो वो अरेस्ट हों, उनसे रिकवरी हो और वो जेल में जाएँ, उनको सज़ा हो। ठीक है। इन केस अगर उनको सज़ा नहीं होती, वो फिर बाहर निकल कर आते हैं और उस कंप्लेनेंट को
जो इनके अगेंस्ट जिसने FIR रजिस्टर करवाई थी, जिसने जो गवाह बन के खड़े हुए थे, उनको हमेशा के लिए थ्रेट होता है। एंड देन अगेन वो रैकी करके अपनी फिर वहाँ पर ये वाला ऑफेंस कमिट करते हैं और आवाम को सुकून से जीने नहीं देते। ऐसी आवाम जो अपनी हलाल रोज़ी से अपने बच्चों को पाल रही है, उनका पैसा लूट के, उनकी सारी लाइफ की सेविंग्स लूट के अपनी ये, अगर मैं खुल के बात करूँ तो अपनी हराम कारियों में ये लगाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, इनके साथ जब भी आपने कहा पुलिस इनकाउंटर होता है तो एक ही स्टोरी होती है, एक स्टोरी नहीं होती है। तो अगर आप पुलिस वालों से पूछें तो इनके पीछे बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो कि कहीं पर बयान करने के हम काबिल नहीं होते, जो विक्टिम्स के साथ जो इन्होंने किया होता है। तो इस वजह से सेम स्टोरी चलती है। सेम स्टोरी इसलिए चलती है कि वो उसमें काफ़ी सारा एविडेंस होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आगे इन्वेस्टिगेशन में बतानी होती हैं, और उस बंदे को जिसके साथ ये हुआ होता है, जिसको उसके साथियों ने मारा होता है, उसके जो बाकी साथी एट लार्ज होते हैं, उनको खौफ का एक मैसेज देना होता है कि अगर आप इस तरीके से अपनी हम मासूम आवाम को हमारी लूटेंगे तो आपका भी यही फेत होगी। अच्छा, टीपू ट्रक्का वाले के जो बेटे का केस और आगे उसके पोते का केस, उन केसेस के अंदर पहले ये हुआ था कि जो मेरी इतलात है कि वो चला गया था ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की तरफ जी, और दोबारा ये पता चला कि उसके अंदर फिर इन्वेस्टिगेशन को डाला गया। तो एक तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन को दोबारा क्यों उसमें डाला गया, और दूसरी बात ये कि किस स्टेज के ऊपर है ये। देखें, ये केस तो बड़ा क्लियर है, ये सबको पता है कि पुरानी दुश्मनी है और कौन से ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं और क्या होता रहा, क्यों हुआ। ये जब इस पर काफ़ी सारी वर्किंग, यकीनन जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है ये हाई प्रोफाइल केसेस पर काम करती है, उन्होंने सारी वर्किंग करके, हमारी भी टीम साथ उनके अटैच थी, और जब इसका चालान हमने सबमिट करवाना था तो इन्वेस्टिगेशन ने वापस इस केस को लिया। यकीनन उनकी हमें बहुत ज़्यादा असिस्टेंस रही, और वो करके हमने इसका जो चालान है वो अपना फाइनल करके इसको हमने कॉम्पिटेंट कोर्ट में सबमिट करवा दिया। उसमें जो अक्यूज़ हमारी कस्टडी में, उनकी भी फेथ हमने डिसाइड कर ली। जो स्टिल हमसे नहीं पकड़े गए एट लार्ज हैं, उनको हमने PO डिक्लेयर करवाया, कुछ ने इसमें अब जमानत भी करवा ली है और वो भी शामिल अच्छा, कुछ बाहर चले गए, ठीक है, उनको कैसे लाएंगे आप? देखें, बाहर जो जाते हैं इसमें इंटरनेशनल पुलिस है, जिसको इंटरपोल कहा जाता है, लियोन फ्रांस में उनका हेडक्वार्टर है। इसमें जितने भी हीनियस ऑफेंसेस हैं, उन्होंने हमें अपना एक स्टैट्यूट दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें अगर हम रेड वारंट की रिक्वेस्ट उन्हें करते हैं तो रेड वारंट इशू कर देते हैं, और वो उस कंट्री की जहाँ पर उन्होंने रिफ्यूज ली हुई है या जहाँ पर वो गए हुए हैं, वो पुलिस हमें अरेस्ट करके हमें इंटीमेट करती है कि ये फ़लाँ अक्यूज़ आपका इस सेक्शन का हमने अरेस्ट कर लिया है, इसको आप आके हमसे कस्टडी ले लें, तो हम उसके रेड वारंट्स मूव किए हुए। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक प्रोसीजर ऐसा है कि जिसके अंदर भी लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि अगर कुछ अपने विम के ऊपर जो आपके लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं जी कि हमारा केस है, सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन फिर आगे से चेंज नहीं होती, तो उसकी वजह क्या होती है? इसमें देखें, सबसे पहले तो मैं जो पंजाब की आवाम है उनको बताऊं कि ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, पुलिस ऑर्डर जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है वहाँ पर ये चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बोर्ड्स होते हैं। फर्स्ट बोर्ड लाहौर में SSP इन्वेस्टिगेशन, सेकंड बोर्ड DIG इन्वेस्टिगेशन, एंड थर्ड बोर्ड इज़ विद एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब। ज़िलों में भी यही सूरत हाल है, जो पहला बोर्ड है वो DPO करते हैं, दूसरा RPO करते हैं, थर्ड अगेन एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब के पास होता है। ये बाकी प्रोविंसेस जहाँ पर पुलिस ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। अब चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं उसमें या तो एप्लीकेशन आती है कंप्लेनेंट की तरफ से या वो आती है अक्यूज्ड की तरफ से। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके डिसाइड करना है कि कौन राइट पे कौन रॉन्ग पे। अब जिसको रॉन्ग पे करेगी उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली हमें एप्लीकेशन देनी है फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चेंज कर दें। इसमें एक पैनल यहाँ पे बना हुआ है लाहौर में जिसमें 6 हमारे डिविजनल SP हमारे AVLS और SSP इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट बोर्ड में मेंबर हैं और शेयर करते हैं SSP इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद वो दोनों के आर्ग्यूमेंट सुन के जिसने कंप्लेंट सबमिट करवाई फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईदर ही इज़ विक्टिम और कंप्लेनेंट या अग्रीव्ड पार्टी है या वो उसमें अक्यूज्ड है, वो हमें अगर कंप्लेन देते हैं हम दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनते हैं एंड देन वी डिसाइड कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर बोर्ड ये समझता है कि इन्वेस्टिगेशन चेंज होनी चाहिए तो यस हम चेंज कर देते हैं। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, क्राइम अगेंस्ट पर्सन भी है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है। बिजली चोरी के भी केस हैं
जिसमें वो आते हैं अगेंस्ट वापडा अथॉरिटीज़ की, जी हम पर एफआईआर गलत हुई है, कहीं ओनर है उसने हाउस रेंट पे दिया हुआ है, टेनेंट वहाँ पे रह रहा है और वो टेनेंट यूज़ कर रहा है तो ओनर के अगेंस्ट हो जाती है। उसमें भी हमने कई इन्वेस्टिगेशन चेंज किए, 9C में हमने कई इन्वेस्टिगेशन चेंज किए, पर्चे भी खारिज किए, और उसमें जो SHO जिसने वो एफआईआर दी थी ही इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फेसिंग डिपार्टमेंटल एक्शन। देन 302 के केसेस हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि 302 में चाहे हमारे पास जो अक्यूज़ है वो आया या कंप्लेनेंट आया, अगर एप्लीकेशन आई है तो हमारी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि इनको मुतमईन करने के लिए एक DSP लेवल का ऑफिसर इसकी इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन अगेन कर ले। तो हमारी कोशिश ये होती है ज़्यादातर हम चेंज करें, बट अगर कोई ऐसी फिक्टिशियस ग्राउंड पे लेकर आ जाता है एप्लीकेशन तो वी डोंट चेंज दैट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अभी आपने बात की कि ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो जाहिर बात है जब आप किसी की नहीं चेंज करते तो वो तो फिर इन सारी फैसिलिटीज़ से महरूम हो जाता है। नहीं, देन उसके पास हमसे हायर फोरम है। अगर यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो जो सेकंड बोर्ड ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसे लाहौर में DIG इन्वेस्टिगेशन चेयर करते हैं, वो वहाँ जा सकता है। अच्छा, ठीक। और अगर वो भी नहीं करते तो देन एडिशनल IG साहब इन्वेस्टिगेशन के पास जा सकते हैं, उनको भी कर सकता है। फिर इसमें एक चीज़ और भी है, पहली इन्वेस्टिगेशन में एक पार्टी की फेवर में डिसीजन आ गया, एक के अगेंस्ट आ गया। जिसके अगेंस्ट आया वो हमारे पास आया, हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन चेंज कर दी और फिर अदरवाइज हो गया डिसीजन, राइट। तो वो जो जिसके अगेंस्ट हमने दिया वो नेक्स्ट चेंज में जा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें सारा प्रोसीजर है। बट साथ ही साथ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि जिस वक्त FIR रजिस्टर होती है तो जो हमारे पास लीगली टाइम है वो 14 डेज़ का टाइम होता है फॉर सबमिशन ऑफ चलान। इन केस अगर हम वो नहीं सबमिट करते तो हमने इंटरिम चलान सबमिट करना है। और इस वक्त जो CCPO साहब लाहौर हैं, बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, उन्होंने बड़ी ही क्लियर डायरेक्शन हमें दी है कि जो नॉमिनेटेड केसेस हैं हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन फाइनल करके चलान सबमिट करवा के कॉम्पिटेंट कोर्ट में पहुंच जाना चाहिए विद इन 1 मंथ। और जो अननोन केसेस हैं, यानी अननोन वही है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है मोस्टली, उसमें 3 मंथ्स का टाइम दिया और हम बड़ा एफिशिएंटली इस पे काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने जितनी भी पेंडेंसी थी वो अपनी क्लियर की है ताकि जो आवाम है हमारी, वो कंप्लेनेंट है हमारा, उसको रिलीफ मिले। अच्छा, एक दौर में बड़ा बैकलॉग था केसेस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से मैं बात करूँ, इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है? इस वक्त हमने वो सारी पेंडेंसी क्लियर कर दी। इसमें मैडम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे नोटिस लिया और वो नोटिस लेने के बाद हमने बड़ा जल्दी जितने भी पेंडिंग केसेस थे हमारे पिछले जितने भी सालों के थे वो सब के चलान हमने कॉम्पिटेंट कोर्ट में जमा करवा दिए। इसकी जो है हमारी जब भी हेयरिंग होती है वहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो हमने इसको ज़ीरो कर दिया है। सारी पेंडेंसी क्लियर कर दी है पूरे पंजाब की, ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पूरे पंजाब की। लाहौर क्योंकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर काम ज़्यादा होता है, तो हमने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है। और SSP इन्वेस्टिगेशन आपको, जो अब हमने शुरू में ही बात की कि फंड्स की कमी है यहाँ पर, आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की एक परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कौन से स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ एज SSP इन्वेस्टिगेशन, तो हमें सबसे पहले जो हमारा स्टाफ है उसकी रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैंने जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ विज़िट किए वहाँ पर उनका 5 डेज़ वर्किंग डे होते हैं, एक दिन में वो ट्रेनिंग देते हैं, 1 डे ऑफ होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि वर्कलोड हमारा ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। इस लाइक वाइज इसी तरीके से फिर हमारा क्राइम भी ज़्यादा है और हमारे पास जितनी पुलिस फोर्स है, यस हम अपने रिसोर्सेज में रहते हुए बहुत बड़ी हमारी पुलिस फोर्स है और पंजाब पुलिस इज़ नोन फॉर इट्स इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही वो पुलिस है जो अपने कंप्लेनेंट को असल रिलीफ देती है। इट्स नॉट द ऑपरेशन पुलिस, ना ये ट्रैफिक पुलिस होगी, ना सिक्योरिटी यकीनन, क्योंकि असल रिलीफ है क्या, हमारे पास जो कंप्लेनेंट आता है अगर वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन में आता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जिसने उसे हर्ट पहुंचाई है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है या मर्डर किया है, वो अक्यूज्ड अरेस्ट हो, वो बिहाइंड द बार जाए, उसने जो वेपन यूज़ किया वो वेपन रिकवर हो, उसको कॉरोबरेट किया जाए इन केस फाइल और कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने रखा जाए ताकि उसको उसकी कन्विक्शन हो। ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी का भी मोबाइल स्नैच हो जाता है तो हमारे पास इसलिए नहीं आता कि वो सिर्फ FIR करवा दे, वो हमारे पास इसलिए आता है कि वो एक FIR करवाए और उसका मोबाइल रिकवर हो। उसका कम इंटरेस्ट है उस मुल्जिम में। मुल्जिम का इंटरेस्ट, मुल्जिम में किसका इंटरेस्ट है? मुल्जिम में पुलिस का इंटरेस्ट कि वो बंदा दोबारा किसी के साथ ये काम ना करे। तो हम उसका सारा कुछ वर्किंग करके देखते हैं, उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि इसने कितनी दफ़ा ये क्राइम किया, क्या उसने हालात से तंग आके तो नहीं किया। अगर हालात से तंग आके किया है तो यस हम उस किस्म का उसका केस बनाते हैं कि पहली दफ़ा इसने ये अटैम्प्ट की है, इससे रिकवरी हो गई है, रिकवरी सुपरदारी पे हमारे
जो एग्रीव्ड पार्टी है, कंप्लेनेंट है, उनको मिल गई है और उसका उस हद तक चलान जाता है। लेकिन अगर कोई रिपीटेडली ये ऑफेंस करता है तो उसमें जो सेक्शन है, सेक्शन ऑफ लॉ हैबिचुअल ऑफेंडर का, वो हम ऐड करते हैं एंड देन उसकी प्रॉपर डोर नॉकिंग करते रहते हैं। फिर मंशियात आ जाती है। मंशियात एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे लिए। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हमारे साथ बॉर्डरिंग हमारे कंट्रीज़ देख लें, वहाँ से जो स्मगल होती है यहाँ तक पहुँचती है। हमारी जो यूथ है वो उसको सिक्योर करने के लिए हमने NIU नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया हुआ है जो इस पे काम करता है। और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मंशियात में मेगा डीलर्स हैं, जो ड्रग पेडलर्स हैं, उनको हम अरेस्ट करें, बिहाइंड द बार्स भेजें और यस रिहेबिलिटेशन भी करें उन लोगों की जो कि नए नए इसमें इस के एडिक्ट बने। उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट भी हैं, बल्कि अब तो जेल्स में भी रिहेबिलिटेशन सेंटर इस किस्म के बन रहे हैं। अभी आपने बात की नारकोटिक्स की, बड़े बड़े डीलर्स की बात की। पिछले दिनों थोड़ा अर्सा हुआ जब आपकी मेरे ख्याल डिवीजन नहीं हुई थी या गालबन डिवीजन थी, तो एक जो आपका एंटी नारकोटिक्स का जो यूनिट है या विंग कह लें, उसके ऊपर एक इंस्पेक्टर को DSP लगाया गया था और फिर उसी से नारकोटिक्स बरामद हुई और पता चला कि लाहौर के अंदर जो ड्रोन्स के जरिए स्मगलिंग की जा रही है नारकोटिक्स की, क्रॉस बॉर्डर भी और लाहौर के अंदर भी, वो खुद ही शामिल थे। यानी वही जिनको लगाया गया था, चौकीदार साहब को, वही सब कुछ कर रहे थे। तो बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, रकम भी बहुत बड़ी अरबों रुपए में रिकवर हुई और सब यही न्यूज़ आई कि जनाब वो नारकोटिक की एक बड़ी मिकदार जो है वो रिकवर हुई। लेकिन फिर वो माजी की तरह, मैं मज़हर की बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर मज़हर साहब जो है, माजी में उन पर बहुत सारे केसेस बनते रहे लेकिन वो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। इन दिनों लाहौर के अंदर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और वहाँ सारे लोग उसी तरह इन्वाइटेड थे, हालांकि वो एब्सकॉन्डर हैं मेजर केसेस के अंदर। तो ये ऐसा क्यों है? देखें, आपने जो ये केस हाईलाइट किया है स्पेसिफिकली जो नारकोटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें ये मज़हर का नाम आप बता रहे हैं आया, यकीनन वो इसमें इन्वॉल्व था, उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ। ही इज़ नाउ राइट नाउ आर PO, एब्सकॉन्डर से भी बढ़ के आगे की जो PO की कैटेगरी है वो है। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी PO का या किसी भी अक्यूज़ के जो रिलेटिव्स हैं उनका इसमें वो रोल नहीं होता जो मेन अक्यूज़ का है। हमने उस PO को अरेस्ट करना है, उसको बिहाइंड द बार वहाँ पे थे शादी पे, और शादी पे वो जो इस शहर की एक नोन पर्सनैलिटी से मिल भी रहे थे, उनको वेलकम भी कर रहे थे और बड़े मज़े से उन्होंने वो टाइम भी गुजारा वहाँ पर, शादी भी की और वो यहाँ आम फिर रहे हैं। और मेरा से क्वेश्चन वही है कि इतना बड़ा अगर केसेस थे, वो सही थे, तो वो क्यों इस तरह आज़ादी से फिर रहे हैं? देखिए, अगर वो PO हैं तो यस उनको अरेस्ट होना चाहिए। अगर वो आज़ादी से घूम रहे हैं और वो PO हैं तो ये गलत है, ये इलीगल है। उनको अरेस्ट होना चाहिए, उनको बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। तो कौन उनको पकड़ेगा? उनको यकीनन पुलिस ही पकड़ेगी। तो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे इसको वेरीफाई करना होगा क्योंकि ये बात मेरी नॉलेज में। मैं आपको रिसेंट उनकी वीडियोस दिखा देता हूँ उस शादी पे, बल्कि मुझे भी इनवाइट किया गया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं जा नहीं सका और वहाँ जो लोग थे उन्होंने जब वीडियो भेजी तो बड़े आराम से वहाँ फिर रहे थे। बहरहाल खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो यहीं पे हैं। तो यही है कि इस तरह के अगर लोग आज़ाद करते रहेंगे तो फिर तो कोई मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, एक और, अब मैं थोड़ा CRO ब्रांच की तरफ आता हूँ। CRO ब्रांच के अंदर जारी बात है, आप डाटा बनाते हैं, तो पिछले कुछ अर्सा कबल मेरे पास एक लिस्ट आई जो शूटर्स की थी, लाहौर के बड़े बड़े शूटर्स की थी। तो उसमें एक बंदे को मैंने आइडेंटिफाई किया और जब पता किया तो उसमें पता चला कि उसके ऊपर ना तो कोई मर्डर का केस है, ना उसने कहीं यानी शूटर के तौर पर उसने कहीं अटैक किया है। उसके पास कुछ केसेस और थे लड़ाई झगड़े के, लेकिन उसको शूटर की लिस्ट में डाल दिया गया। अब शूटर का मतलब यह है कि उसकी लाइफ स्पैन कम हो गया। जारी बदर पुलिस ने शूटर्स को ढूंढना है, उस पर इनकाउंटर भी हो सकता है, जबकि वो है ही नहीं उसमें। तो वो इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ वो लिस्ट बनी हुई थी, जो फिर बाद में पुलिस हाई अप्स के नोटिस में आई, उसमें शायद चीज़ें निकली हुई। तो क्या अभी आप देखते हैं कि ये जो आपकी लिस्टें बनती हैं CR ब्रांच से, वो ठीक भी बनती हैं कि नहीं? देखिए, जितनी लिस्टें बनती हैं ना, ये तो हमारी एक रेगुलर प्रैक्टिस है। हर आफ्टर फोर्टनाइट हम इनको फ्रेश भी करते रहते हैं एंड देन हम इसको भेजते हैं अपने SPs को, देन वो अपने DSPs एंड इंचार्जेस को भेजते हैं। वहाँ से भी अक्सर हमें रिपोर्ट आती है कि फ़लाँ का एड्रेस ठीक नहीं है, ये सिंगल केस में इन्वॉल्व था, ये केस किसी फैमिली राइवलरी की वजह से इस पर रजिस्टर करवाया था, तो वो नाम हम माइनस करके इसको फिर रिफ़्रेश कर लेते हैं। लेकिन इन लिस्टों का बनाने का मकसद क्या है? इनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो नोटोरियस एलिमेंट्स हैं, जो वाकई शूटर्स हैं, जो नारकोटिक्स में डील कर रहे हैं, जो यहाँ पर बर्गलर्स हैं, जो डेकॉइट्स हैं, जो रॉबर्स हैं, उनमें एक फेयर का एलिमेंट इससे बरकरार रहता है। अगर ये लिस्टें हम ना बनाएं
नहीं, वो लिस्टें बनाने पे वैसे मैं आपको एक बात करूं कि अगर ये लिस्टें हम ना सेहत पे बात कर रहा हूँ, लिस्टें ना बनाएं, यस उसमें गलती होती होगी, 10% होती होगी, 15% होती होगी, 20% होती है, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। हमारा काम ये है कि हम यहाँ पर बैठकर इन चीज़ों को सुपरवाइज करें और इन चीज़ों को ठीक करें, और वो फिर अपडेट होते 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 हम रियल टारगेट तक अपने पहुंच जाते हैं। ये जो आपने बात की कि किसी का नाम गलती से आ गया, अब तो मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि जो CRO रिकॉर्ड है, CRO रिकॉर्ड में भी ऐसे लोग जो कि एक्विट हो चुके हैं पेटी ऑफेंसेस में, हम उनका जो वो रिकॉर्ड है वो भी मास्क कर रहे हैं, ताकि उनको अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट लेनी है, फॉर एग्जांपल एक बंदा काइट फ्लाइंग एक्ट में वो FIR रजिस्टर हो गई है उस पर, तो सारी ज़िंदगी उस पर ये स्टिग्मा अटैच ना रहे कि इस पर FIR हुई है। 279 की हो गई तो ये स्टिग्मा अटैच ना रहे कि जी इस पर तो FIR हुई है रैश ड्राइविंग की, ठीक है ना, नो पार्किंग पे कहीं वो खड़ी कर देता है तो वो FIR है। तो हम ऐसे तमाम केसेस पेटी ऑफेंसेस जिसमें भी वो उनके अगेंस्ट दर्ज हुए हैं और वो उसमें एक्विट हो गए या पुलिस ने उनको इनोसेंट कर दिया, हम उनका रिकॉर्ड वो मास्क करें ताकि इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन जो रिपोर्ट इनको जाए उसमें वो रिकॉर्ड ना आए। अच्छा, बहुत सारे जो पुलिस के लोग होते हैं इनके ऊपर बाज़ FIRs भी कट जाती हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज भी चल रहे होते हैं। जब आप किसी को लगाते हैं, किसी मेन पोस्ट के IO लगा रहे हैं, जाहिर बात है बड़ी सी, तो आप उसका रिकॉर्ड भी चेक करते हैं कि इसके ऊपर कोई ऐसे केसेस तो नहीं है, इसने क्लियर कर लिए, या वैसे ही लग जाते हैं? यकीनन हम ये वाला रिकॉर्ड चेक करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करते हैं, प्लस हम ये भी चेक करते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी प्रोफाइल भी लेते हैं, और वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पुलिस के अलावा भी क्या कोई सोर्स ऑफ इनकम है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सारा कुछ करके फिर हम उसको उस इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशन पे लगाते हैं, क्योंकि उसने एक थाने का इंचार्ज होना है। हमारे जो थाना हमारा बुनियादी यूनिट है, बेसिक यूनिट है, अगर हमारा वो बेसिक यूनिट ठीक चलेगा, उसका इंचार्ज ठीक होगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ऊपर तक ठीक हो जाएंगी। अच्छा, सबको कैरेट ही देते हैं कि स्टिक भी है? मेरा ख्याल पुलिस में तो स्टिक ज़्यादा है। अच्छा, कैरेट कम है। हमारे जो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स का चैप्टर है, देन डिपार्टमेंटल एक्शन है, मल्टीपल लॉज है, ऐसे हमारी, मैं तो आपको ये कहूँगा जितनी स्टिक वाली पॉलिसी पुलिस डिपार्टमेंट में, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ किसी और डिपार्टमेंट में नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, कोई अपने डिपार्टमेंट को, अपने मातहतों को अगर कोई पैगाम देना चाहते हो तो कैमरे पे दे सकते हैं? अपने मातहतों के साथ तो मैं रेगुलर मीटिंग जो है करता रहता हूँ, उनको बड़ी क्लियर डायरेक्शन मैंने दी हुई है कि एक तो हमने इंश्योर करना है कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जितने भी केसेस हैं उसमें हम ये इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कराएं, अपने कंप्लेनेंट को दें, और मेरी ये कोशिश होगी कि आने वाले महीने से हम यहीं पर अपने तमाम कंप्लेनेंट्स को इनवाइट करें जिनकी रिकवरी हुई हो और उनको हैंड ओवर करें, और देन उनसे हम ये वेरीफाई करेंगे कि आपकी रिकवरी हुई कितनी है। अगर आपके 100 रुपीज़ गए तो क्या 10 रुपीज़ रिकवर करके पुलिस ने दिए? अगर 10 रुपीज़ दिए तो हम उस IO से पूछेंगे कि क्यों। ठीक है, हमारा ये टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करें, अपने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जो कंप्लेनेंट हैं उनको दें। सेकेंडली, जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है उसमें अक्यूज्ड इफ़ गिल्टी शुड नॉट मूव फ्रीली इन सोसाइटी। उसकी अगर बेल होती है, सेशन कोर्ट से खारिज होती है, तो ही शुड बी अरेस्टेड। अगर हाई कोर्ट हो जाता है, हाई कोर्ट से खारिज होती है, तो वो ही शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड द बार्स। ये तो दो चीज़ें हो गई। लोकल एंड स्पेशल लॉज में बड़ा क्लियर है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्राइम हैं, और वो छोटे क्राइम करके जब हमारी पब्लिक हमारे पास आती है तो यस हम उनको चालान तो करते हैं। तो पब्लिक को लॉ की अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, और वो उनको इन ऑफेंसेस को, फॉर एग्जांपल काइट फ्लाइंग है, बिजली चोरी है इसमें, और हमारा नेशनल वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट्स का है, यानी जो हमारे पेट्रोल पंप मालकान है, हमारे बैंक में हैं, वो अपने गार्ड्स रखें, उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि वही हमारे बाजू हैं, उन्हीं के थ्रू ही हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। इसमें माशरे में लॉ एंड ऑर्डर को स्मूथ रखना, इम्प्लीमेंट करना, इट्स नॉट ओनली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सब हमारे साथ मिलकर, सेक्शन 54 बड़ा क्लियर है, वो बताता है कि कोई भी ट्रबल मेकर है, कोई भी क्रिमिनल है, तो कोई भी एनीवन कैन अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग हिम टू द पुलिस स्टेशन। तो ये मेरा अवाम की खिदमत के लिए इदारा बना है, ये पुलिस आपके लिए बनी है। हम कोई कॉलोनियल एम्पायर से नहीं हुआ है, हम इसी पाकिस्तान के हैं, हम इसी सोसाइटी में से हैं। अगर माशरे में अमन कायम होगा तो हम भी सुकून से रहेंगे जिस तरह से आप सुकून से रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते मैं चाह रहा हूँ पूछूं, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो था आपका हिस्सा था, अब वहाँ चला गया, लेकिन ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज अगर गैंग बस्ट जो हो रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं लोगों, ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी नज़र आ रही है, इन्वेस्टिगेशन से उस तरह चीज़ें आ नहीं रही, कि उसकी वजह क्या है?
ये बड़ा ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखें, स्पेशलाइजेशन जो है ना वो होनी चाहिए, मैं तो इसकी फेवर में हूँ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट अलग हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसमें जो हाई प्रोफाइल हमारे केसेस हैं, जो ऐसे काफ़ी सारे ऑफेंसेस हैं, ऐसे काफ़ी सारे गैंग्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो हमारे आईओज़ हैं ना, उनके पास काफ़ी सारी ड्यूटीज़ होती हैं। वो शाम 4 बजे तक तो स्टक होते हैं, उन्होंने कोर्ट में अपेयर होना है, देन उन्होंने काफ़ी पार्टीज़ को सुनना है, उन्होंने हमें ब्रीफ करना है, उसके बाद जाके जो शाम का टाइम है उनके पास रीडिंग टाइम है। इसमें जो हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है, उधर के आईओज़ ज़्यादा डेडिकेशन के साथ वो काम कर सकते हैं और वो उन गैंग्स के पीछे ऑपरेट कर सकते हैं। वो अक्रॉस द बॉर्डर भी, यानी प्रोविंशियल बॉर्डर की मैं बात करूँ, वहाँ पर भी उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है। वो वहाँ से भी यानी जो हमारे गैंग्स में लोग इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ वारदात करके बाहर चले जाना, वो बड़ा क्विकली उन चीज़ों को उन लोगों को एप्रीहेंड भी करते हैं और डेडिकेशन के साथ अपना काम इसलिए कर सकते हैं कि उनकी कोर्ट अपीयरेंसेस इतनी रेगुलर नहीं है जितनी हमारी होती हैं। सेकेंडली, इसमें एक और बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने शुरू में कहा, स्पेशलाइजेशन। देखें, हमारा जो ऑपरेशंस का यूनिट है उसमें कितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। हमें भी मज़ीद स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, हमने SSIOU यूनिट बनाया है। अगर मैं आपको बताऊं, उसमें 7000 केसेस हमारे रजिस्टर हुए, 6500 हम जो है उसमें चलान कर चुके हैं, सिर्फ 500 पेंडिंग है। ये क्यों? स्पेशलाइजेशन की वजह से हुआ। अगर ये स्पेशलाइजेशन ना होती तो पता ही नहीं होता वो ये केस कहाँ पे है इस वक्त। उसको अलग करके हमने किया। NIU है, यस, नारकोटिक्स के, उसमें टारगेट भी उनका नार्को डीलर्स हैं, नार्को पेडलर्स हैं जो यहाँ पर नारकोटिक्स पे काम कर रहे हैं, वो उन पे काम कर रहे हैं। अब होमिसाइड यूनिट आ जाता है। होमिसाइड यूनिट क्या है? 302 के FIR जहाँ रजिस्टर हुई हैं उनके ऊपर वो काम करेगा और इंश्योर करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन हो जहाँ पर हमारा अक्यूज्ड गिल्टी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने मोहम्मद नवीद साहब SSP लाहौर की बातें सुनी। इन्वेस्टिगेशन है क्या और लाहौर पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्होंने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान संध्या को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।